हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक का जो पद है निकल चुका है। पात्रता परीक्षा भी उसका भी डेट आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम आपके लिए गणित के कुछ लेक्चर्स या वीडियोस लेकर आए हैं, जिसमें आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक से संबंधित विगत वर्षों में जो परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल थे उनका विस्तार पूर्वक संपूर्ण हल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ यहाँ पर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि छात्रावास अधीक्षक का 300 पोस्ट आया हुआ है, तो यहाँ पर ये आज का हमारा पहला लेक्चर है। तो सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आपको ये बता दूं कि जो व्यापम में जो प्रश्न आते हैं उसमें ट्रिक बहुत कम लगता है। उसके जो सवाल हैं थोड़े लेंदी लंबे होते हैं और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज होता है। एक प्रश्न में कई आपके लॉजिक भी लगे होते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल। तो आप उसी संदर्भ उसी चीज को आप ध्यान में रखते हुए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको एक एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम पूरा डिटेल में बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस पर हम बताते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण, जो भी प्रश्न है जो विगत वर्षों में आए हुए हैं वो इन चैप्टर्स पर आधारित है। देखिए, लाभ हानि बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे प्रकार के खंड मिलेंगे। औसत भी उसी प्रकार है, अलग अलग डिजाइन के प्रश्न मिलेंगे, बीजगणित, घातांक और सांख्यिकी। ये आज आपको 5 चीजें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर समय न गवाते हुए। तो ये देखिए, ये हमारा शिक्षक पात्रता वाले में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, अब इसमें एक लिखा हुआ, जितने भी प्रश्न आए विगत वर्षों में आए हुए इसमें नो डाउट आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है, ये लाभ हानि से संबंधित एक प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब। आपको ऑन स्क्रीन जैसा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इसको रीड करके बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं संपूर्ण रीड कर देता हूं और बता देता हूं ये प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में लिखा है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, फिर उसके बाद अपन इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। चलिए, अब दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। इसका ऑप्शन अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है, एक दोषपूर्ण तराजू के बाएं पल्ले का भार उसके दाएं पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है। ये प्रश्न आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन कितनी सहजता से हम इसे बना देंगे आप देखते रहिए। उसके बाद बोला है, एक दुकानदार कट गया है वो, है ना, कुछ वस्तुएं खरीदते समय इस तराजू के बाएं पल्ले पर क्या रखता है, बाट रखता है, जबकि वस्तुएं बेचते समय वह दाएं पल्ले पर क्या रखता है, बाट रखता है। वह केवल 1 किलोग्राम प्रयोग में लाता है। यदि वह वस्तुओं को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है तब उसको लाभ होगा। अंग्रेजी में भी इसी चीज को लिखा गया है ना। तो आप ये बनाएंगे कैसे? ये प्रश्न में कम से कम 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपके लग गए हैं।
ठीक है, 2 से 3 कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। अब ये बनेगा कैसे, बहुत बेहतरीन तरीके से, और भी प्रश्न आज आपके देखने को मिलेंगे। बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों को सुसज्जित करके यहाँ पर हमने लाया हुआ है। एक एक करके हम सारे चीजों को बिल्कुल आराम और सहजता से बना लेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो मुद्दा आ रहा है वो चीज क्या है, पहले इस प्रश्न को मैं आपको समझा देता हूँ। प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक तराजू है, जैसा कि आप जानते हो तराजू में क्या होता है, 2 पल्ले होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान और आराम से समझना है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। तुरंत मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं दिया था, कोई ट्रिक लगने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लगती है, लेकिन ट्रिक लगने की संभावना बहुत कम होती है, डायरेक्ट नहीं देता। अब क्या हो रहा है, ये एक तरफ भारी है, कितना ग्राम भारी है भैया, 100 ग्राम है ना। बाएं पल्ले का भार उसके दाएं पल्ले से 100 ग्राम अधिक है, मतलब भारी है। इधर क्या है मेरा, हल्का है। ये प्रश्न यहां तक आप समझ में आ गए। एक एक चीज समझाऊंगा मैं। उसके बाद जरा देखिए, ये बोल रहा है कि जब वह क्या हो रहा है, खरीदते समय ना बाट को क्या करता है, बाएं पल्ले पर रखता है। बाट यहां पर रख रहा है, ये देखो यहां। ठीक है, 1 किलोग्राम का ये खरीदी के समय है ना, खरीदी के समय वो 1 किलोग्राम का जो बाट है अपने बाएं पल्ले पर रख देता है। ये 100 ग्राम पहले से भारी है, ठीक, और 1 किलो का बाट रख रहा है, मतलब इधर जो सामान ये बराबर में आएगा, तो ये जो सामान मेरे को मिल रहा है वो 1100 ग्राम का है। यहां तक समझ में आ गया, मतलब बाट 1 किलो का चढ़ाएगा और मेरे को सामान जो है वो 1100 ग्राम मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जरा देखिए, अब तराजू वही है। ठीक है, तराजू वही है भैया, तराजू आपका बदला नहीं है। ये देखो तराजू आपका वही है अभी भी, इधर भारी है और इधर क्या है मेरा, हल्का है। ठीक है, अब जब वो बेचते समय विक्रय विक्रय करते समय वो क्या हो रहा है, जब मेरा बाट को इधर रखता है, इधर, समझ रहे बात को, देखो बाट इधर रख रहा है 1 किलोग्राम। अब जब 1 किलोग्राम तौल रहा हूं बोल रहा है, तो ये तो 100 ग्राम पहले से भारी है ना। 1 किलो का बाट रख रहा है, बराबर कब आएगा, जब इधर मेरे को क्या रहेगा, सामान कितने का रहेगा, केवल 900 ग्राम का। बात समझ में आ गया। देखो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन कितनी आसानी से हम समझाएंगे। अब देखो खरीद रहा है, ठीक है, मतलब 1000 जो ग्राम था उसके बजाय वो 1100 ग्राम क्या हो रहा है, खरीद रहा है। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये खरीदी ना, क्रय। अब जब बेच रहा है तो उसी 1000 ग्राम को 1000 का बाट चढ़ाकर कितना ग्राम बेच रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 19 नींबू खरीदे हो और 15 नींबू बेच दो भाई, और आपसे पूछूंगा कि टोटल बताओ कितने का फायदा या नुकसान हुआ, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, है ना भाई। मुश्किल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप 19 नींबू खरीदे हो और 15 बिका है, और मैं आपसे कितने का पूछ रहा हूं, कितने का पूछने लग गया, वही 15 का। 15 जब हुआ है, 19 का पूछ रहा हूं, 15 बेचे हो। कहानी यहां पर भी वही चीज है। ये देखो 1100 ग्राम उसको सामान मिल गया और 900 ग्राम वो अभी क्या किया है, बेच रहा है। जाहिर सी बात है 1100 का मतलब 100 इधर बेनिफिट हो गया, 100 इधर भी, 200। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या तो दोनों को बराबर कर लेंगे, खरीदी जितना सामान खरीदना है उतना सामान बिकवाएंगे भी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर 900 का गुणा करते हैं, तो इधर भी क्या करेंगे, 900 का, या तो बटे करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करते हैं, 1100 का गुणा करते हैं, तो इधर भी क्या करेंगे हम, 1100 का गुणा कर लेंगे। अब देखो यहाँ 1100 गुणित 900, खरीदी भी बराबर, 900 गुणित 1100,
जितना खरीदा है उतना बिक रहा है। ठीक, ये उसकी आप क्या समझ लीजिए, मान लीजिए कीमत समझ लो, या जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो समझ लो। ठीक है, मतलब कम खरीदा है, ज्यादा क्या कर रहा है, बेच रहा है, लाभ तो होगा। तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय में क्रय को घटा दो। तो 1100 गुणित 1000 में घटाना है किसको, 900 गुणित किसको, 1000 को, बटे में। ठीक है, बटे में आपको कर लेना है, क्या कर लेना है, खरीदी। खरीदी आपका कितना पड़ा है, 900 गुणित कितना, 1000। अब गुणित में क्या कर लेना है आपको, 100%। देखो भाई, वो एक बोलता है ना, एक बेईमान दुकानदार वाला एक प्रश्न आता है, उसको रीमॉडिफाइड कर दिया। जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं, उसमें क्या होता है, साउथ के मूवी को एकदम रिक्रिएट करके नया तरीके से रिप्रेजेंट करता है। भाई ये वही है, लाभ हानि में प्रतिशत में एक बेईमान दुकानदार जो है 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम या 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। अब उस बेचारे को देखो कितनी तहजीब से इसने प्रश्न बनाया, दुकानदार को बेईमान न कराकर इसने क्या कर दिया, तराजू का पड़ला भारी है, कितने दोषपूर्ण तराजू, पूर्ण दोष तराजू पर बेल दिया है ना भाई। बिल्कुल, चलिए, तो ये हमारा क्या रहता है, देख लो, ये अपन का आ रहा है और लाभ प्रतिशत आ रहा है। देखो भैया, दोनों के पास 1000 है, कट जाएगा, इसके पास भी डबल जीरो, इसके पास भी डबल जीरो, इसके पास भी डबल जीरो, कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा। ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में बचेगा 9, और गुणित में कितना आ गया मेरा, 100%, माने 200/9%, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिख रहा है आपको, डी पर दिख रहा है ना। प्रश्न आपका इसमें थोड़ा लेंदी रहता है, एक एक चीज को समझना। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा समीकरण, समीकरण में दिक्कत कब आती है, सब कुछ जानते हैं, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा भाग, भाग गुणा हो जाता है। डायरेक्ट प्रश्न दे देता है तो तब तो ठीक बन जाता है, एक्स का मान निकालो, वाई का मान। लेकिन जब उसी को शाब्दिक प्रश्न में देता है तो पहले उसको शब्द को गणितीय रूप में जमाना जब पड़ता है ना, फिर दिक्कत आती है। कहानी यहाँ पर भी वही है। देखो 3-4 लॉजिक लगे थे, एक एक करके हमने सारी चीजों को समझा दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये आपका हमारा ये जो दिया है वो औसत से संबंधित है, जिसमें लिखा है कि किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, मतलब 10 लोग बढ़ जाते हैं, कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है। मतलब जो हमारा खर्चा है वो 2000 रुपए क्या हो गया, बढ़ गया। तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपये कम हो जाता है। ठीक है, क्या होती है, 10 की बड़ी वृद्धि होती है, कुल मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि करते हैं हम लोग, टोटल ना। अब प्रति विद्यार्थी मासिक औसत व्यय 200 रुपये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहले मेस में कुल कितना व्यय होता था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर औसत से संबंधित प्रश्न के लिए मैं आपको जबरदस्त चीज बता रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो ऑप्शन में धर से जा सकते हैं, या फिर आप 3 कॉलम बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए संख्या, फिर लिख लीजिए औसत, और फिर लिख लीजिए योग। ये 3 कॉलम बनाएंगे ना, आपका कुछ भी प्रश्न रहे औसत से संबंधित, सारे प्रश्न इसमें हल हो जाएंगे। ठीक है, संख्या कितनी थी, 40, औसत मालूम है क्या, नहीं मालूम, x मान दिए। ठीक, योग हमारा आ गया 40x, यहां तो समझ में आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यदि विद्यार्थी की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, मतलब जो 40 लोग थे अब वो कितने हो गए, अब 50 हो गए। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है, कुल जो टोटल व्यय है वो 2000 रुपए क्या हो गया है, बढ़ गया है। तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपए कम हो जाता है। जो औसत है
वह 200 रुपए कम हो गया, मतलब x माइनस कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक, 200 से कम हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए अब क्या करना है हमको यहां पर, लेकिन 2000 रुपए की क्या होती है बोल रहा है, मासिक व्यय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब 2000 रुपया बढ़ गया, मतलब पहले जितना हो रहा था 40x इतना टोटल खर्चा हो रहा था, क्योंकि हम लोग संख्या को जब औसत से गुणा करेंगे तो वह योग बन जाता है। ठीक है, मतलब 40 लोग x रुपया हर माह खर्चा कर रहे थे तो 40x खर्चा हुआ, अब ये 50। ठीक है, औसत कम हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। 200 रुपए क्या हो जाता है, औसत कम हो जाता है, वृद्धि हो गई 2000 रुपए की। तो ये प्लस में जितना पैसा खर्चा हो रहा था उससे कितना लेना है, 2000 अधिक लेना है। देखो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ आप 50 का गुणा करिए x से, ये आ जाएगा 50x माइनस 50 का 200 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा भैया, ये 10,000। 3 जीरो तो लगेगा, 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा मेरा 40x प्लस कितना आ गया, ये 2000। देखो जो कुछ नहीं करना, इसमें बोलते जा रहे हो किए हैं अपन ने, ये इधर जाएगा, ये इधर ट्रांसफर होगा, 50 में 40 गया, कितना आ गया मेरे पास 10x। ये 10,000 उधर जाके धन हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 12,000। ठीक है, 1,20,000 लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। चलिए 12,000। ठीक है, कितना हो गया मेरा भैया, ये 12,000। ठीक, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और x का मान आ जाएगा कितना, 1200। लेकिन हमको x नहीं चाहिए, हमको तो टोटल खर्चा कितना होता था वो चाहिए, मतलब योग चाहिए। तो कुल खर्च यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा भैया, कुल खर्च, आप ये जो है 3 कॉलम समझ लीजिए, बिल्कुल कोई भी प्रश्न इससे बनेगा तो ये आ जाएगा मेरा 1200 गुणित में कितना आ गया 40, और ये 12 चौक कितना हो गया 48,000 रुपए। बिल्कुल बहुत आसान से, देखो कोई रटने का कोई काम ही नहीं है, समझ रहे हैं बात को, रटने का कोई काम नहीं है, जो प्रश्न बोलते जा रहे हैं उसको करते जाना है। ठीक है, व्यापम इतना जटिल देता है ना प्रश्न, जटिल देता नहीं है वो, उसको घुमाता है, ऐसा घुमाएगा आप प्रश्न में ही उलझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग को क्या करना है, ये देखो, एक ये घातांक नहीं, बीज गणित, जो हमारा एक्स वाई जेड बीज गणित से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको ये प्रश्न दिया हुआ दिख रहा होगा, x बटे वाई प्लस जेड बराबर a है। तो चलिए लिख लेता हूं प्रश्न को, x बटे वाई प्लस जेड बराबर कितना दे दिया है a, और y बटे जेड प्लस एक्स बराबर दे दिया है b। और जितना कठिन दिख रहा है, जितना जटिल दिख रहा है, देखना उतनी ही आसानी से ये बन जाएगा। हमको समझना है, देखो प्रश्न में 1/1 धन a, 1/1 धन b और 1/1 धन c, तो यहाँ देखो a के साथ 1 जुड़ा हुआ है, तो एक काम करो ना भाई, दोनों तरफ जोड़ लो, तो x के बटे में, ठीक है, कितना आ गया मेरा y प्लस जेड प्लस 1, इधर भी किए तो a प्लस कितना हो गया 1 हो गया, दोनों का लघुत्तम निकाल लो। तो अब मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं, a प्लस 1 या 1 प्लस है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, ये आ जाएगा मेरा y प्लस जेड, ये इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, a धन 1 को बट्टे में 1 लिख सकते हैं, कोई संख्या अकेली रही उसके बट्टे में 1 डाल सकते हैं। अब देखो जिसको हमारा मान निकालना है वो हमारा उल्टा है, तो ये इसको उल्टा कर लीजिए, पलट दीजिए, व्युत्क्रम कर लीजिए, 1 प्लस a आ गया, बराबर कितना हो जाएगा मेरा y प्लस जेड, बटे में कितना हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, जब इन दोनों में वैसी ही करोगे, सेम प्रक्रिया अपनाओगे, तो आपको मिलेगा 1/1 धन b का जो मान है
उसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। इसमें जैसे देखो यहाँ पर y प्लस जेड है तो ऊपर में वाई जेड आया, यहाँ पर z प्लस एक्स है तो कितना हो जाएगा ये z प्लस एक्स, और नीचे में ऑटोमेटिक आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और उसी प्रकार 1/1 प्लस सी का जो मान आएगा नीचे में क्या है देखो, ट्रिक कुछ नहीं होता, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसी को ऑब्जर्वेशन में लेकर जो हम बनाते हैं वही हमारा ट्रिक बन जाता है। अब तीनों को जोड़ देना है भैया, बिल्कुल जोड़ लीजिए। तो जोड़ते हैं, चलिए एक एक करके। ये आ गया मेरा y प्लस जेड डिवाइडेड बाई कितना आ गया मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस जेड प्लस एक्स करके क्या लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर हमारा x प्लस वाई अपान में क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। देखो जब बटे में हल करते हैं नीचे अगर हमारा समान रहे तो यही उसका लघुत्तम बन जाता है। अब देखो जरा x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब क्या करना है देखो, ऊपर वाला जब नीचे सेम रहे तो ऊपर वाला को सीधा सीधा जैसा है वैसी का वैसी, प्लस है तो प्लस के साथ, या माइनस है तो माइनस के साथ हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देख लो x भी 2 बार है, y भी 2 बार है, देख लो x 2 बार है, y भी 2 बार है और z भी 2 बार है। तो 2 बार कौन कौन 2 बार है, x भी है, y भी है और कौन है z भी है, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड। ये कट गया और कितना बच गया, मात्र बच गया 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो जितना जटिल प्रश्न दिख रहा था उतनी ही आसानी से क्या हो गया है, हल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा घातांक से संबंधित है, घातों पर के नियम पर आधारित प्रश्न है। घात में बहुत सारे नियम होते हैं, जिस प्रश्न में जिस जहां पर जो लगेगा वो हम बताते चलेंगे। क्लियर हो गया बात। चलिए सबसे पहले तो इस प्रश्न को लिख लेते हैं। 2 की घात 1/2 गुणित 3 की घात 1/3 गुणित 4 की घात 1/4। बिल्कुल डरना और घबराने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, 10 की घात ऋण 1/5 गुणित 5 की घात कितना है 3/5, बीच में भागित है 4 की घात कितना है मेरा ऋण 2/3 गुणित है मेरा 5 की घात ऋण 7/5 बटे 4 की घात ऋण 3/5 और गुणित 6 की घात ऋण 1/3। ठीक है, अब इस प्रश्न को जब आप देखेंगे, ठीक है, तो जो जो आधार, अब ये आधार और घात क्या चीज होता है देखो, ये हमारा जो संख्या रहता है वो आधार होता है, उसके ऊपर जो लगता है वो क्या होता है हमारा घात होता है। ठीक है, तब यहां पर जब गुणा भाग का लगा हुआ है चिन्ह, तो इसका मतलब आपका घात तो बराबर दिख नहीं रहा है। आपको किसको बराबर करने की जरूरत है, आधार को। जो आधार जिसके बराबर होगा वो उससे गुणा भाग जो भी होना है होते जाएगा। बात स्पष्ट हो गई। तो चलिए बिल्कुल यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो भाग है इसको गुणा में परिवर्तित करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 की घात 1/2 गुणित 3 की घात 1/3 गुणित 4 की घात 1/4 बटे में कितना आ गया भैया 10 की घात ऋण 1/5 गुणित 5 की घात 3/5 गुणा, जब भी कोई भाग है बटे में है गुणा करोगे पलट जाता है, पलट जाता है मतलब ये आ जाएगा 4 की घात ऋण 3/5 गुणित 6 की घात ऋण 1/3 बटे में क्या हो जाएगा 4 की घात ऋण 2/3 गुणित कितना कितना है भाई देख लो, ये आ गया मेरा 5 की घात ऋण 7/5। ठीक है, ये हमने पलट दिए पहला काम। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें हैं जो बड़ी संख्या है, जैसे यहां पर 10 है, 10 टुकड़ा हो सकता है, 6 का टुकड़ा हो सकता है, 4 का टुकड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 4 को हम बाद में तोड़ेंगे, बाकी को तोड़ लेते हैं। तो नियम क्या कहता है जरा पहले ध्यान से देखो, अगर मेरा a गुणित b है और पूरे की घात अगर m है
तो नियम कहता है ये ए का भी घात बनेगा, गुणित है तो गुणित, भागित है भागित, अब बी का भी घात बनेगा, ये घात दोनों का बन जाएगा। अब उसी नियम को मैं लगाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा 2 की घात 1/2 गुणित 3 की घात 1/3। ये देखो 2 दूने 4, ये 4 है ना, इसको 2 गुणित 2 लिखोगे तो घात है उस 2 का भी रहेगा और एक बार और 2 का, तो 2 की घात 1/4 गुणित 2 की घात 1/4, घात वही रहेगा ना, याद रखो, ठीक, बटे में। अब यहां पर ये 10 है, इस नियम को प्रयोग करेंगे, 10 2 पंछे 10 होता है, मतलब 2 की घात आपको ऋण 1/5 मिलेगा गुणित 5 की भी घात ऋण 1/5। देखो घात समान है, देखो घात दोनों के पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वितरित हो गया। चलिए 5 तो और टुकड़ा होगा नहीं बेचारे का, तो ये 3/5 है। बीच में आप गुणा लगा लीजिए, 4 को ऐसी लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, 2 की घात ऋण कितना 3/5 गुणित 2 की घात ऋण 3/5, ठीक है। 6 को लिखिए 2 की घात ऋण 1/3 और 3 की घात ऋण 1/3, बिल्कुल ठीक है। नियम आप समझिए बस, और कुछ नहीं गणित में, ऋण 2/3, 2 की घात ऋण 2/3 गुणित 5 की घात ऋण 7/5। अब ये हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले में पूरा गुणा लगा है, नीचे वाले में भी पूरा गुणा लगा हुआ है, तो ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे वाले के साथ, सेम बिरादरी वाले को हम क्या करेंगे, पकड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सेम बिरादर वाले को हम क्या करेंगे, पकड़ते हुए चलेंगे, ठीक, स्पष्ट है, बात समझ में आ गई। चलिए तो बिल्कुल पकड़ लेते हैं। अब नियम क्या कहता है वो समझो, ए की घात एम गुणित ए की घात एन बराबर ए की घात एम धन एन। मतलब अगर आधार आपका सेम टू सेम है, घात अलग अलग क्यों ना रहे, तो बीच में अगर गुणा है तो आधार वही रहेगा और घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। केवल यही काम करना है। तो देखो सबसे पहले दो बिरादरी वाले को, तो चलिए 2 की घात यहां पर कितना है 1/2, उसको प्लस करना है, यहाँ 2 की घात 1/4 1/4 दो बार है, और 2 की घात में है, यहाँ ऋण है तो ऋण लगा लीजिए, प्लस होता फिर माइनस होता, तो प्लस माइनस माइनस होता कि नहीं होता, 5, फिर 2 की घात और ऋण 3/5 है, ठीक है। और उसके बाद ऋण 1/3 भी है, तो ऋण में लिख लीजिए 1/3। जितने भी दो सबके पास है, घात को मैंने जोड़ दिया, जहां माइनस है वहां माइनस लगा दिया, कुछ नहीं किया। अब गुणित में ये बड़ा गुणित बीचों बीच वाला है ना, ये घात है केवल, ये यहां से यहां तक घात है। अब क्या होगा 3, तो यहां पर देखो 3 की घात कितना है मेरे पास 1/3, और यहां -1/3, पूरे का बटा करना पड़ेगा, पूरे क्या करना पड़ेगा, बटा तो करना पड़ेगा। यहां पर देखो क्या दिया है, 2 वाला है, बिल्कुल है, 2 की घात कितना है ऋण 1/5, यहाँ ऋण से चालू हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ऋण में कितना है 2/3 है ना, और अलग से और ऋण 2 बटा कितना है भैया 3 है। 5 वाले को देख लो गुणित में, 5 वाले को देखो ऋण 1/5 है, फिर प्लस में 3/5 है, फिर माइनस में कितना है भैया मेरा 7 बटे कितना है 5 है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। चलिए बिल्कुल विस्तार कर लेते हैं। अब देखो भैया इनका लघुत्तम क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है। क्या करना है आपको, लघुत्तम निकालना है। चलिए लघुत्तम कैसे निकलेगा, यहां पर देख लेंगे, 2 की घात 1/2 है, ठीक, ये आ जाएगा मेरा 1/2, 2 की घात 1/2, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 5/3 है, ठीक, बिल्कुल इत्मीनान से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो 1/4 और 1/4 ये आधा होता है, और ये आधा और आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक, आधा और आधा मिलके क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। ये देखो दोनों माइनस हो के क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए 2 की घात यहां पर आ गया, ये तीनों मिलके, ये आधा, 1/4,
ये देखो मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लो पूरा है, पूरा मतलब एक, इसका आधा है, ये हो गया, और एक चौथाई एक चौथाई, तो तीनों मिलके क्या बन जाएगा भैया, एक बन जाएगा। वही तो बता रहा हूं मैं, ये 2 की घात 1 हो गया। ठीक है, -3/5 -3/5 और ऋण 1/3, बटे में आप क्या ले लो, 2 की घात ऋण 1/5 माइनस कितना 3/5 ऋण 1/3। ठीक है, यहाँ देखो 3 की घात कितनी हो गई मेरे पास, 0 हो गई, कट के हो गया ना। देखो ये प्लस में है वही माइनस में है। यहाँ पर देखो मेरे पास आएगा जो 5 की घात, ये देखो सबके बटे में 5 है, तो बटे में क्या रहेगा भैया 5, अभी अभी समझाया हूं मैं। ये देखो ऋण 1 ऋण 7 ऋण 8 हो गया, ऋण 8 में धन 3 करोगे तो ऋण 5 आएगा, 5 से 5 कट गया। ठीक, अब हमारी अंतिम प्रक्रिया चालू हो जाती है। अंतिम प्रक्रिया में हमारा एक आपको बता देता हूं, पहले नियम को स्पष्ट कर देता हूं, उसके बाद आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नियम कहता है कि अगर a की घात m भागित में a की घात अगर n है तो a की घात m-n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 का इतना सारा घात है और 2 का इतना सारा घात है, दोनों माइनस होगा, तो क्या इसको देखो यहां से लेकर यहां और यहां से यहां सेम सेम है, तो माइनस होगा, तो ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा है, इस हिस्से से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सेम टू सेम है, तो मतलब माइनस खत्म हो जाएगा, खाली 2 की घात कितना बचेगा, 1 बचेगा। वही चीज को आपको बताना चाह रहा हूं कब से, समझ रहे हो बात को, वही चीज को आपको बिल्कुल स्पष्ट करा के बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 2 की घात कितनी बच गई, 1 बच गई। मैं यहाँ कॉर्नर में लिखता हूँ, साइड में लिखता हूँ, इधर है ये वाला में, चलिए देख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब 2 की घात कितनी बच गई, 1। ठीक, ये 3 की घात 0, किसी घात 0 मतलब कितना होता है, 1 बटे में। ठीक, ये 5 की घात -1 आ गया, तो किसी का घात -1 है, ऊपर चला जाता है और वह धन में बन जाता है, तो 2 की घात 1 गुणित 5 की घात 1 और 2 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 10। बहुत ही जटिल था, कोई दिक्कत नहीं है, जटिल तो प्रश्न रहता ही है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं हमारे लिए। क्लियर हो गई बात, तो इस तरह से हम इसका आंसर ले आए हैं। बात क्लियर हो गई, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा नहीं बहुत पूरा थ्योरेटिकल है यार। क्या लिखा है, संचयी बारंबारता बंटन, ये सांख्यिकी का प्रश्न है, का आलेख कहलाता है, आलेख कहलाता है, क्या कहलाता है बोल रहा है, आयत चित्र, बारंबारता, ओजाई, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर है वो है ओजाई, ओजीव बोलते हैं। वो तो ठीक है, ओजीव है, बढ़िया बात है, लेकिन ये आयत चित्र क्या होता है, मन में प्रश्न चल रहा होगा, भाई वो क्या है। जब इसके बारे में जान जाएंगे तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ, आयत चित्र बता देते हैं, बारंबारता बहुभुज बता देते हैं, ओजीव बता देते हैं, सारी चीजें बता देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, बिल्कुल समय दिए बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता भी है, ये बात तो दिमाग में रख लो, है ना। चलिए ये देखिए, ये हमारा होता है डेटा, आंकड़ा होता है, ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग, वर्ग अंतराल बोलते हैं हिंदी में, है ना, नाम सुने होंगे, वर्ग अंतराल, और ये इसकी होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब होती है आवृत्ति। ठीक है, मतलब 0 से 5 वाले कितने बार आए हैं, 5 बार आए हैं। अब यहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ है, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता का मतलब होता क्या है, तो चलिए संचयी बारंबारता का मैं यहां पर मतलब बताता हूं। संचयी माने सजो देना, मिला लेना, ठीक है, संचयी बारंबारता, जिसको शॉर्ट भाषा में CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, मतलब उस वर्ग तक का टोटल बारंबारता कितना है। जैसे 0 से 5 तक में कितना बारंबारता है, 5 चीजें बार बार रिपीट हुई हैं। अब हमारा 5 से लेकर 10,
तो 5 से लेकर 10 में तो 12 हैं, लेकिन उससे पहले जो वर्ग अंतराल है उसमें कितने थे? 5 थे। तो अब हो गया संचयी, माने उसको भी सजो देना है और सजोने के बाद लिखना है उसको 17। ठीक है। उसके बाद वैसे ही 10 से 15 वाले तो केवल 26 हैं, लेकिन उससे पहले वाले को भी उसको क्या कर लेना है? मिला लेना है, संचय कर लेना है, जमा कर लेना है। तो यहां तक तो 17 हो ही गया था, और 26 जोड़ दो तो 17 और 26 क्या हो गया हमारा? कितना आ गया? 43। तो इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं। ये 5 अपना रहेगा, 5 में 12 जोड़ोगे तो 17 आएगा, 17 में 26 जोड़ोगे 43 आएगा, मतलब ऐसा तिरछा करते जाना है। 43 में 13 जोड़ोगे तो 56 आएगा, 56 में अगर 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा, और 80 में 21 जोड़े तो कितना आएगा मेरा? कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा। 101 में 11 जोड़ोगे तो आपका 100 कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। 112 में अगर हमने 4 जोड़ा तो 100 कितना हो जाएगा? 16। अब इसको आप टोटल भी करोगे तो भी ये 116 आएगा। तो यही हमारी होती है संचयी बारंबारता। बात समझ में आ गई? वो तो अच्छी बात है। अब हिस्टोग्राम किसे बोलते हैं? तो हिस्टोग्राम का चित्र कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे मैं यहाँ 0 से 5 है ना। अगर 0 से 5 में यहाँ पर हमारा 5 लोग हैं, तो ये जो आपका डंडा है कहाँ तक चढ़ना चाहिए था? 5 तक। फिर 5 से 10 वाले कितने हैं? 12 14 जो भी हैं, 12 है ना? 12 है कि नहीं है? 12 है। तो ये हमारा ये डंडा कहाँ तक जाना चाहिए था? 12 तक। मैं एक ऐसी चित्र बना कर लाया हूं, लेकिन आपको समझा देता हूं। यहाँ पर हमारा 11 12 13 14 15 है ना, तो ये 12 तक का जाना चाहिए था। समझ रहे हो बात को? ये डंडा कोई गैप नहीं रहेगा भाई मेरे, ये 12 तक जाएगा। ऐसे क्रमशः क्या करते जाना है? आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है। तो जो हमारा बनेगा, एक चित्र बनेगा, चार्ट बनेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? हिस्टोग्राम। ठीक है। क्या बनेगा? हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है। अब हिस्टोग्राम के बाद क्या है हमारे पास? ये एक पाई चार्ट का है। देख लो, अब आ गया तो देख लो। पाई चार्ट है। वृत्त के माध्यम से जब कोई चीज को प्रदर्शित करते हैं, आंकड़े को, तो पाई चार्ट हो जाता है। ठीक है। अब हमारे पास एक और आया था। क्या आया था हमारे पास? बारंबारता बहुभुज, या आवृत्ति बहुभुज भी बोलते हैं इसी को। ठीक है। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बहुभुज। तो आवृत्ति बहुभुज इस प्रकार का होता है। देखो, आंकड़ा आपको पहले ऐसा बना लेना है, जो आपका डाटा दिया है उसके हिसाब से आपको डंडे बना लेने हैं, आरेख बना लेना है। उसके बाद क्या करना है? उसके मध्य बिंदुओं को क्या करते जाना है? मिलाते जाना है। जब ये मध्य बिंदुओं को मिलाते जाओगे तो ये जो डंडे हैं ना, उसको हटा दो। ये आपका बन गया आवृत्ति बहुभुज। समझ रहे हैं बात को? ये हो गया आपका आवृत्ति बहुभुज बन गया। केवल ये बिंदु को मिलाते जाना है इस प्रकार से। ये इसका नहीं है, लेकिन ऐसा दिखेगा, बता रहा हूं। उसके बाद सुनिए, अब जो हमारा है वो मेन मुद्दा है, ये है हमारा ओजीव। ठीक है। ओजीव। अब ये ओजीव में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। ओजीव में क्या होते हैं? दो प्रकार के। वो दो प्रकार का होता है, एक लेस देन होता है और एक होता है मोर देन। कॉन्सेप्ट ले लीजिए, है ना। से कम और से ज्यादा। अब ये से कम और से ज्यादा क्या है? जैसे इस आंकड़े को जरा गौर पूर्वक देखिए। ठीक है। 0 से 5, मतलब इसको अगर बोलोगे तो 5 से कम। ठीक। अरे भाई, 0 से 5 माने 5 से कम बोलोगे तो कितने लोग आए? 5 लोग मिले कि नहीं मिलेगी? अब बोलोगे 10 से कम, तो 10 से कम बोलने का मतलब क्या है? 10 से कम मतलब पूरा 0 से लेकर 10 तक, माने हाँ वही संचयी बारंबारता। ठीक है। क्या? संचयी बारंबारता सजो रहा है। 10 से कम बोल रहा है मतलब उसमें 0 से 5 वाला भी आ गया, मतलब ये 5 लोग भी आ गए, ये 12 लोग भी आ गए। कितने आ गए? 17। अब बोलूंगा मैं 15 से कम। से कम बोल रहा हूँ ना, 15 से कम। तो 15 से कम मैंने 15 से जितने भी टोटल कम है, तो ये 26 वाला भी है, ये 12 और ये 5, तीनों लोग हैं।
मतलब कितना हो गया 43। जब इसका आप चित्र बनाएंगे, समझ रहे बात को, जब इसका आप चित्र बनाएंगे, देखो इसी का मैं चित्र यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको पहले ये कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहां पर लेके जाते हैं, है ना भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं कॉपी लेके यहाँ चला जाता हूँ। जब मैं इसको ये करता हूँ तो ये चित्र कैसा दिखेगा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, उसी को मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। थोड़ी छोटे कर लेते हैं इसको, क्या है समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, ये देखो, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरा, ये 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, ऐसा 20 है, ऐसा आपका 25 पच में बढ़ेगा। मेरी बात को समझो, ये एग्जैक्ट नहीं है ना बता रहा हूँ, लेकिन कैसे बनाना है। अब 0 से 5, 5 से कम वाले, तो 5 से कम वाले कितने लोग हैं, 5। तो मतलब 5 से कम वाले हैं वो कितने हैं भैया, 5 है, ठीक है। 5, 10, 15 ऐसे ले लीजिए, ठीक, क्लियर हो गया। 5 से कम वाले ये हो गया, बिंदु मिल गया। उसके बाद 10 से कम वाले कितने हैं, 17। तो 10 से कम क्या है मेरे पास, 17, तो ये 15 और 2 क्या हो गया, 17। मतलब देखो ऐसा वो बढ़ते ही जाएगा, ऐसा जैसे ये बढ़ते हैं ये, तो ये से कम का है, मतलब लेस देन वाला है। लेस देन का मतलब ये बढ़ेगा, अब मोर देन का मतलब क्या होगा, ये घटेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये जो बनता है, इसी को संचयी बारंबारता से जो बनता है हमारा ये ग्राफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बंटन या ओजीव। क्लियर हो गया बात। तो चलिए आज के इस वीडियो में काफी प्रकार के, काफी चैप्टर से ये प्रश्न थे, और जबरदस्त तरीके से हमने एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। इतने सारे टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके के प्रश्न। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और कुछ भी अगर समस्या या डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कोई नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई नया प्रश्न बन नहीं रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, बिल्कुल बनाएंगे। तो चलिए सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।